कहानी शुरू करने से पहले जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलना। रुबाब जी हैरानी से आंखें फाड़े दानीन और अज़लान को देख रही थी। अज़लान के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था सिवाय उस तौलिया के, और अपनी इस हालत में वो दानीन को बाहों में लिए खड़ा था। रुबाब ये सब कुछ प्रोसेस करने की कोशिश कर रही थी, हालांकि अंदर ही अंदर उनके मन में तो लड्डू फूट रहे थे, पर फिर भी ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन उनके लिए डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उनके लिए तो अज़लान का वही पुराना वर्जन अभी भी चल रहा था। रूह एरोगेंट, लड़कियों से दूर रहने वाला बदतमीज, पर उन्हें कहाँ पता था सामने मौजूद लड़की ने अज़लान का सॉफ्टवेयर इस तरह अपडेट किया है कि अब वो सिर्फ ठरकी नहीं है, अल्ट्रा प्रो लेवल ठरकी बन चुका है। रुबाब जी हैरानी से ही उन दोनों को देखते हुए बड़ी मुश्किल से अपने शब्द बटोरते हुए कहती हैं, अज़लान, यह क्या कर रहे हो तुम? तुमने दानीन को उठा के क्यों रखा है ऐसे? और कपड़े कहाँ हैं तुम्हारे? ये क्या हरकत है? उन्होंने अपनी आवाज़ ज़रा सख्त करने की कोशिश की थी, अब वो उसकी बड़ी अम्मी थी, थोड़ा रौब जमाना तो बनता था भाई, वरना टशन नहीं खराब हो जाता। अब तक फलक, जो खुद भी अज़लान के पीछे पीछे आ रही थी, वहां पहुंच गई थी और सिचुएशन देखकर उसे एक और झटका लगा था। अब तक उसे समझ आ गया था कि दानीन और अज़लान इस निकाह को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसे में तो भांडा फूटना पक्का था। दानीन की तो खुद की हालत खराब हो रही थी, वो तो अपने जहन में बस इमेजिन कर रही थी कैसे रुबाब जी उसे बातें सुनाएगी जब उन्हें ये बात पता चलेगी कि उसकी और अज़लान की शादी हो चुकी है। कहीं वो उसे गोल्ड डिगर तो नहीं समझेंगी। यही सब सोचते हुए उसके चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था। वहीं एक शख्स बिल्कुल काम था, और वो था अज़लान शरियाज। वहीं रुबाब उसे यूं खामोश देखकर एक बार फिर अपना सवाल दोहराती है, मैं कुछ पूछ रही हूँ, यह क्या हरकत है? बेटा, तुमने उसे बाहों में क्यों उठा रखा है? और कपड़े कहाँ हैं तुम्हारे? इस तरह तो तुम कभी कहीं नहीं घूमते। उनकी आवाज़ में फिक्र और हैरानी दोनों बखूबी थी। वहीं उनके सवाल पर एक मिनट की पॉज के बाद अज़लान अपनी वही गहरी और स्ट्रिक्ट आवाज़ में कहता है, इनके पैर में मोच आई हुई है, मुझे लगता है शायद फ्रैक्चर भी है। मैं फलक के पास किसी काम से गया था, तो यह वहीं बैठी रो रही थी। पूछने पर इन्होंने बताया कि इनके पैर में चोट आई है, तो बस अपने कमरे में ले जा रहा था बैंडेज करने। उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे झूठ बोला था जैसे एक पल को तो दानीन को भी लगने लगा कि हाँ शायद उसे चोट आई होगी, पर अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि सामने वाला बंदा झूठ बोल रहा है। जिस पर वो हैरानी से कि अज़लान तरफ देखती है, तभी अज़लान खुद भी आंखों के इशारे से उसे कुछ कहता है, और उसका इशारा समझते हुए अचानक से दानीन दर्द भरे एक्सप्रेशंस के साथ कहती है, आह आंटी, वो मैं अपना सूटकेस उतार रही थी अलमारी के ऊपर से और स्टूल गिर गया, पता ही नहीं चला। बहुत दर्द हो रहा है अम्मी। आउच। वो खुद भी ऐसे एक्टिंग कर रही थी जैसे सच में ही उसे दर्द हो रहा हो, जिस पर रुबाब जी उसके पास आकर फिक्र से उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहती है, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हम अभी डॉक्टर को बुला देते हैं। हाँ, वो भी उसके दर्द पर बेचैन हो उठी थी। वहीं फलक तो हैरानी से अज़लान और दानीन को देख रही थी, वो दोनों मियाँ बीवी मिलकर पूरे घर वालों को उल्लू बनाने की फिराक में थे। वही दानीन अपनी एक्टिंग काम करती देख एक बार फिर दर्द में कराहते हुए कहती है, आउच, बहुत बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लगता है मेरे पैर में फ्रैक्चर ही आ गया है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे प्लास्टर छड़वाना पड़े। मेरा पैर, बहुत दर्द हो रहा है अम्मी, मैं क्या करूं? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कहते कहते वो ऐसे फेसेस बना रही थी जैसे उसे वाकई बहुत दर्द हो रहा हो। वहीं अज़लान जो एकटक उसकी नौटंकी देख रहा था, हल्का सा उसके कान के पास झुककर बेहद आहिस्ता से कहता है, बस अब ज्यादा हो रहा है प्रिंसेस, ओवर एक्टिंग नहीं। उसकी बात सुनकर दानीन तुरंत वापस से नॉर्मल हो जाती है। वही उसे यूं दर्द में देखकर रुबाब जी फलक की तरफ इशारा करते हुए कहती है, फलक बेटा, डॉक्टर को कॉल करो अभी के अभी। मुझे भी लगता है कहीं फ्रैक्चर तो नहीं आ गया है। देखना पड़ेगा, एग्जाम नज़दीक हैं। ऐसा ना हो कि सिचुएशन और बिगड़ जाए।
हम डॉक्टर से चेकअप करवा ही लेते हैं। उनकी बात सुनकर फलक, जो सारा ड्रामा देख रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ही कहे, पर इससे पहले वो कुछ कहती, तुरंत ही ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं 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 आंटी, कोई जरूरत नहीं है, इतना भी नहीं लगा है, बस दवाई लगा के ठीक हो जाएगा, और मुझे लगता नहीं ये फ्रैक्चर है, बस थोड़ी सी मोच है, देखिए मैं अपना पैर भी हिला रही हूँ। इतना कहकर वो अज़लान की गोद में ही अपना पैर हिलाकर उन्हें दिखाने लगती है, जिस पर रुबाब जी खुद एक पल को हैरानी से उसे देखती है। कहाँ अभी 1 सेकंड पहले वो कह रही थी, मेरा पैर नहीं हिल रहा, और अब वो हिला हिला के भी दिखा रही थी। वाह! पर तभी उनका ध्यान एक चीज पर और जाता है और वो दोबारा अज़लान की तरफ मुखातिब होते हुए कहती है, पर बेटा, तुम इस हालत में फलक के कमरे में करने क्या गए थे? यह कोई तरीका है बाहर जाने का? ऐसा लग रहा है बस नहाकर तुम सीधे फलक के कमरे में ही चले गए हो। उनके सवाल पर एक बार फिर दानीन, फलक और दोनों के चेहरे का रंग उड़कर सफ़ेद हो जाता है। एक सिचुएशन तो उन्होंने संभाल ली थी, पर अब इस बार तो सवाल ज़रा और पेचीदा था। पर अगले ही पल अज़लान, जो अभी तक बिल्कुल शांत था, वैसे ही शांति से कहता है, दरअसल बड़ी अम्मी, मेरे वॉशरूम का शॉवर काम नहीं कर रहा है। मेरी मीटिंग है, मैंने आपको बताया था ना, तो मुझे अर्जेंट जाना है, इसलिए फलक के कमरे में गया था शॉवर लेने। मेरे बाद उसी का कमरा सबसे पास था, तो इसलिए। उनकी बात सुनकर रुबाब जी पूरी तरह कॉन्विंस हो गई थी। वो हाँ में से रहलाते हुए कहती है, ओ, क्या करूँ अब? मैं ये प्लम्बर्स का भी अभी पिछले हफ्ते एक प्लम्बर को बुलाकर सब कुछ ठीक करवाया था। तुम्हारे आने से लेकिन नहीं, 1 हफ्ता भी ठीक से कुछ नहीं होता। मैं दोबारा प्लम्बर को बुलवाती हूँ। तुम फिक्र ना करो, और एक काम करो, तुम दानिन को नीचे उतार दो, मैं किसी और को बुला लेती हूँ। वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं होगी। एक तो तुमने कपड़े भी नहीं पहने, मैं किसी और मुलाजिम को बुलाती हूँ। वो ले जाएगा तुम्हारे कमरे में। उनकी बात खत्म होते ही अज़लान का चेहरा जहाँ बिल्कुल सख्त हो गया था, वहीं दानीन अपने हाथ उसकी गर्दन के इर्द गिर्द लपेटते हुए उससे ज़रा चिपक कर कहती है, नहीं आंटी, मैं इन्हीं के साथ कंफर्टेबल हूँ। बस इन्हीं के साथ मैं ठीक हूँ। सर मुझे ले जाएंगे? है ना सर, आप ले जाएंगे ना मुझे? उसने हड़बड़ाते हुए कहा था। ऐसे कैसे किसी और आदमी की बाहों में वो जा सकती थी? उसके लिए अगर कोई एक महरम था, फिलहाल तो वो सिर्फ उसका शौहर था। उसके अलावा वो किसी को खुद को छूने का हक नहीं दे सकती थी, चाहे वो मर क्यों ना जाए। वहीं उसे खुद से यूं सटता देख अज़लान, जिसका चेहरा कुछ पल पहले सख्त हुआ था, वापस से नॉर्मल हो जाता है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे कोई देख पाता उससे पहले ही उसने अपने अंदर छुपा ली थी। वहीं रुबाब जी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर फिर वो कुछ सोचते हुए अज़लान की तरफ देखकर ही कहती है, अच्छा बेटा, चलो लेके चलो इसे कमरे में। कहीं चोट ज़्यादा गहरी ना हो, तुम एक बार देख लूं। उनकी बात सुनकर अज़लान हाँ में सिर हिलाकर वैसे ही दानीन को बाहों में लिए आगे की तरफ कदम बढ़ाने लगता है, और रुबाब जी उसके पीछे जाने के लिए कदम बढ़ाती ही है, पर उससे पहले ही फलक उनका रास्ता रोककर उनका हाथ पकड़ते हुए कहती है, अरे आप कहाँ जा रही हैं मुमानी? जाने दीजिए उन्हें, उन दोनों को तो चलता ही रहता है। आप मेरे साथ आइए, मुझे कुछ काम है आपसे। इतना कहकर वो रुबाब जी को अपने साथ अपने कमरे की तरफ ले जाने लगती है, पर उसकी अटपटी बातों पर रुबाब जी उसके साथ चलते हुए नासमझी में उसकी तरफ देखकर कहती है, चलता रहता है मतलब? उनके सवाल पर फलक कुछ सोचते हुए मुस्कुराकर कहती है, अरे मेरा मतलब है प्रोफेसर स्टूडेंट, डॉक्टर असिस्टेंट। समझ रही हैं आप? तो बस एक पेशेंट एक डॉक्टर, वो खुद हैंडल कर लेंगे। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको आम खिलाती हूँ। उसकी बात सुनकर रुबाब जी नासमझी में दोबारा उसकी तरफ देखते हुए कहती है, बेटा, इस सीज़न में आम नहीं आता, वो गर्मियों में आते हैं। इस सीज़न में अंगूर आते हैं। उनकी बात सुनकर फलक मुस्कुराते हुए ही कहती है, हाँ तो अंगूर खिला देंगे, क्या बड़ा मसला है। आप कहें तो आपके लिए मैं इस सीज़न में भी आम उगा दूँ। टेंशन क्यों लेती हैं आप महबूबा?
उसने मस्का लगाते हुए कहा था, जिस पर रुबाब जी हल्का सा मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहती है, चल बदतमीज कहीं की। ऐसे बोलते हैं कोई बड़ों से। खैर तुम्हारा काम बाद में करूंगी, अभी मुझे एक बहुत जरूरी काम है, मैं आती हूँ। इतना कहकर वो बिना फलक की कोई बात सुने वहां से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वहीं उन्हें ज्यादा देख फलक एक सुकून की सांस लेते हुए कहती है, बच गए। इधर अजलान दानीन को लेकर अपने कमरे में आता है और उसे जैसे ही फर्श पर उतारता है, वो एक सुकून की सांस लेकर उससे तुरंत दूर होते हुए फड़फड़ा कर कहती है, बच गए। मुझे तो लगा था कि आज हम फंसने ही वाले हैं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने बचा लिया। बस ऐसे ही हमें बचाते रहना, अगर मेरे झूठ सबको पता चल गया तो क्या होगा। या अल्लाह माफ़ करना माफ़ करना, अब मैं क्या करूँगी। कहते कहते वो अपने हाथ को हिलाते हुए खुद को हवा देने की कोशिश कर रही थी। घबराहट के मारे उसकी पेशानी पर पसीना साफ देखा जा सकता था, और जब तब भी उसे सुकून नहीं मिलता तो वो अजलान की तरफ देखते हुए चिढ़कर कहती है, अरे ऐस बड़ी ही वेसी चालू कीजिए, आपको दिख नहीं रहा मुझे गर्मी लग रही है। इतना कहकर वो वहीं उसके उस किंग साइड बेड पर जाकर आलती पालती मारकर बैठ जाती है और गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगती है। इस वक्त वो वाकई काफी घबराई हुई थी। वहीं अजलान हाथ बांधे उसे एकटक देख रहा था। कितने हक से वो उसके बेड पर बैठी थी, जैसे वो उसका ही हो जो कि था भी। अजलान को ये सबसे ज्यादा पसंद था जब वो उसकी चीजों पर या उस पर हक जताती थी, पर अगले ही पल उसे यूं घबराता देख वो उसकी तरफ कदम बढ़ाकर उसका हाथ पकड़कर उसे वापस खड़ा करते हुए कहता है, यहाँ आराम के लिए नहीं लाया तुम्हें, जाओ मेरे कबर्ड से शर्ट निकालकर आयरन करो। जो कबाड़ा यहाँ तुम फैला कर गई थी उसे समेटना भी तुम्हें ही है। चलो शाबाश, मुझे निकलना है 15 मिनट में फास्ट। कहते हुए वो अपनी उंगली से ही कबर्ड की तरफ इशारा करता है, जिस पर दानीन चिढ़ते हुए उसे देखकर घूरते हुए कहती है, बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हैं आप। उसकी बात सुनकर अजलान हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, पहचानने में जरा देर नहीं कर दी आपने। बाय द वे, खैर मेरी तारीफें करने के लिए आपके पास भी बहुत वक्त है, और मेरे पास भी सुनने के लिए बहुत वक्त है, पर फिलहाल बोर्ड मीटिंग के लिए वक्त कम है, इसलिए उठिए और जाइए। इस बार उसने जरा इज्जत से पेश आते हुए कहा था, हालांकि उसके अल्फाजों में इज्जत थी, लहजे में नहीं। वही उसकी बात सुनकर दानीन को भी समझ आ गया था कि वो बचकर नहीं निकल सकती, इसलिए बेहतरी इसी में है कि वो उसकी बात मानते हुए अपना काम जल्दी से निपटाए और फारिग होकर यहाँ से दफा हो जाए। यही सोचते हुए वो मुंह बनाते हुए अपने कदम कबर्ड की तरफ बढ़ाते हुए आहिस्ता से खुद में बड़बड़ाते हुए कहती है, लो हो गया एक नया सिंपा खड़ा। क्या जरूरत थी इनसे पंगे लेने की, नहीं तू है ही बेवकूफ़। ठीक कहते हैं ये STUPID स्टूपिड ही है। तू या अल्लाह मुझे थोड़ी अक्ल दे, पिछले वाले लेसन से मुझे सीखना चाहिए था, क्यों लिया मैंने इनसे पंगा। इनसे पंगा लेकर मैं खुद ही फंस जाती हूँ। या मेरे मौला मैं भी तो तेरी बंदी हूँ, कभी तो मेरा साइड भी ले लिया कर। पिछली बार गाड़ी खराब की थी तब फलक से बचना पड़ा था, इस बार शर्ट खराब की है तो आंटी से बचना पड़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो अगली बार इससे भी वर्स्ट सिचुएशन आए। नहीं नहीं अब तो मैं कभी भी इनसे पंगे नहीं लूंगी, कभी भी नहीं। यही कहते हुए वो अजीब अजीब से मुंह बनाते बनाते कबर्ड के पास पहुंचती है और उसे खोलकर उसमें से एक वाइट शर्ट निकालकर वापस पलटकर प्रेस स्टैंड की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। इस बीच उसे अजलान की नज़रें बखूबी खुद पर महसूस हो रही थी, पर उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो नज़रें उठाकर भी उसे देखे। वो प्रेस स्टैंड के पास आकर उसकी शर्ट ठीक से बिछाती है और आयरन स्टार्ट कर उसे आयरन करने लगती है। उसे जल्द से जल्द अपना काम खत्म कर यहाँ से निकलना था, इसलिए उसका पूरा ध्यान अजलान की शर्ट आयरन करने पर था। वही अजलान जो उसके पीछे खड़ा हाथ बांधे उसे देख रहा था, अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाता है और अचानक ही उसकी कमर को पीछे से अपनी बाहों में भरकर अपना चेहरा उसके कंधों पर रखते हुए उसके कानों के पास बेहद सरगोशी से कहता है, अच्छी लगती हो बीवियों वाले काम करते हुए।
उसकी बात सुनकर या यूं कहूं कि उसकी छून खुद पर महसूस कर दानिम के हाथ अचानक से रुक जाते हैं और वो कांपती आवाज में अपने फड़फड़ाते होठों से कहती है, आप क्या कर रहे हैं? उसकी बात सुनकर अजलान, जो अभी तक उसके कंधे पर अपना चेहरा रखा था, अचानक से अपने होंठ उसकी गर्दन पर रखकर हल्का हल्का चूमते हुए कहता है, तुम्हारी बीवियों वाली अदा को देखकर मुझे लगा कि तुम्हें थोड़े प्यार की जरूरत है और मैं तुम्हारा पति हूँ, तो मुझे तुम्हारी देखभाल करने का पूरा हक है। कहते कहते वो उसकी गर्दन पर जगह जगह वेट किसेज कर रहा था, जिस पर दानीन पूरी तरह से कांपती जा रही थी। प्रेस का तो उसे ख्याल ही नहीं रहा था। अजलान की करीबी उसे इस तरह थमकर खड़ा रहने पर मजबूर कर देती थी। वो आंखें बंद किए उसके होठों को अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए खामोशी से खड़ी बस कांप रही थी। उसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। इस वक्त वो इतना भी प्रोसेस नहीं कर पा रही थी कि उसे अजलान को खुद से दूर करना है या नहीं। वहीं अजलान उसकी गर्दन से होते हुए उसकी पीठ पर चूमते चूमते अचानक से उससे दूर होता है और एक झटके में उसे पलटकर अपने करीब करता है और उसके यूं पलटने पर दानीन के हाथ अपने आप उसके खुले सीने पर चले जाते हैं। पर अगले ही पल जब उसे सिचुएशन का एहसास होता है, तो वो अपनी नज़रें उसके चेहरे से हटाकर उसके सीने की तरफ करती है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि एक पल को उसकी आंखें उसके खुले बदन पर ठहरी थी। वो शख्स सिर्फ हैंडसम नहीं था, वो हॉट था, फ्रिकिंग हॉट। और फिर दानीन भी तो एक लड़की ही थी, 21-22 साल की नॉर्मल सी लड़की, जिसका हस्बैंड इतना हॉट था, तो वो कैसे नजरें हटाती। वो खोई हुई सी उसे देख ही रही थी कि तभी अजलान खुद को यूं देखता देख हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, लाइक द व्यू प्रिंसेस। उसकी आवाज़ पर दानीन होश में आती है और हड़बड़ाते हुए अपने हाथ उसके सीने से पीछे खींचते हुए सहमी आंखों से उसे देखकर कहती है, मुझे जाना है, मुझे नहीं करनी आपकी शर्ट प्रेस, खुद कर लीजिएगा आप। इतना कहकर उसे हल्का सा धक्का देकर वहां से जाने ही लगती है कि तभी अजलान उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे देखते हुए ही कहता है, अच्छा प्रेस नहीं करना तो कोई बात नहीं, एक किस तो कर ही सकती हो, है ना? कॉम ऑन किस मी। इतना कहते हुए वो मदहोशी से उसके चेहरे और उसके होठों की तरफ देख रहा था। वही दानीम, वो तो खुद सहमी आंखों से उसे देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। फिलहाल उसे बस किसी भी तरह यहाँ से निकलना था, पर आज शायद किस्मत भी उसके साथ थी, क्योंकि दोनों में से कोई कुछ कहता तभी अजलान का फ़ोन बजता है, जिस पर उसका चेहरा जो अभी तक खामोश और शांत था, अचानक से सख्त हो जाता है और वो साइड टेबल पर रखा अपना फ़ोन देखकर अपने कदम वहां उस तरफ बढ़ाता है और इसी का फ़ायदा उठाकर दानीम चुपचाप से वहां से खिसक लेती है। इधर अजलान फ़ोन रिसीव करके उसे कान पर लगाते हुए जैसे ही पीछे पलटता है, तो दानीम को वहां ना देखकर उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। चालाक तो थी इसकी बीवी, उसे पता था अजलान को चकमा कैसे देना है। ये सोचते हुए वो नागवारी में सिर हिलाते हुए फ़ोन पर बात करते हुए बालकनी की तरफ चला जाता है। एक इम्पोर्टेंट कॉल था, वही स्पीच एक बार फिर एक शर्त जलती है, क्योंकि इस बात पर ना दानीम का ध्यान गया था, ना अजलान का कि शर्ट के ऊपर प्रास अभी भी रखी रह गई थी।